कि राजा भोज के संदर्भ में कहा जाता था कि अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडितः मंडितः सर्वे भोज राजे भुवं गते। मतलब राजा भोज जब तक धरती पर हैं तो धरती को आधार मिला हुआ है, सरस्वती को आश्रय मिला हुआ है, विद्वान जो हैं, पंडित जो है वो मंडित हो रहे हैं, मतलब यशस्वी हो रहे हैं, यश को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो संरक्षण देते थे। पर जैसे ही राजा भोज का देहांत हुआ तब ये कहा गया कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजो दिवंगते। मतलब पृथ्वी अब निराधार हो गई है, सरस्वती आश्रयहीन हो गई है, पंडित जो है वो खंडित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि राजा भोज अब धरती पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जिले की जो राजा भोज की वैभवशाली गाथा के लिए जाना जाता है। ऐसा जिला जो अलग अलग युगों में अलग अलग राजाओं के आकर्षण का बिंदु रहा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के संदर्भ में। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज का जिला है धार, और धार को करने के क्रम में भी हम उन्हीं बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे जो पटवारी, व्यापम और अन्य एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और धार में भी हम पहला सेक्शन देखेंगे, नक्शे का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम कुल 4 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला बिंदु, जो संबंधित जिला है वो किन पड़ोसी जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो धार की यदि मैं बात करूं तो रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ, इन सारे जिलों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक तरह का अंतर्वर्ती जिला है, क्योंकि पड़ोस के किसी भी राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हमारा दूसरा बिंदु यहीं से कवर हो गया कि क्या कोई पड़ोसी राज्य के जिले की सीमा को वो स्पर्श कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तीसरा बिंदु हम क्या देखते हैं कि जो जिला है वो किस पठार का भाग है। तो साथियों, धार जो है वो मालवा के पठार का भाग है। और चौथा और आखिरी बिंदु कि किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो साथियों, धार जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चारों बिंदु हमारे यहां कंप्लीट हुए। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इन चारों बिंदुओं पर विगत कई वर्षों में कई प्रश्न आए हैं, आगे भी आएंगे। आपको इन्हें रेखांकित करते हुए चलना है। क्या देखा हमने? पड़ोस के कौन से जिले हैं, नंबर 2। पड़ोस का कौन सा राज्य है, नंबर 3। किस पठार का पार्ट है, नंबर 4। किस संभाग का हिस्सा है। साथियों, इसमें जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं, मतलब किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है और किन जिलों को छू रहा है, इसके लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा नक्शे का अध्ययन करना पड़ेगा। ये चीजें रटी नहीं जा सकती और छोड़ी भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि विगत वर्षों में यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं क्या बोलता हूं कि नक्शा जो है वो एक बैठक में, एक सिटिंग में, एक निश्चित समय में बैठ के हम कर लेंगे, इस तरह की मानसिकता से नहीं हो सकता। आपको नक्शे को निरंतर देखते रहना है। आपके स्टडी रूम में जहां आप पढ़ते हैं वहां उसे यदि आप लगा लें और हर थोड़ी देर में उसे देखते रहें तो आपके लिए लाभदायक होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे धार का इतिहास। साथियों, धार में कुल 3 राजवंशों ने अलग अलग समय पे शासन किया। सभी की बात करेंगे। सबसे पहले परमार वंश। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो परमार थे वो गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। सामंत मतलब होता है कि जो एक मुख्य राजा है उसका यदि बहुत बड़ा एरिया है तो हर एरिया में वो अपने कुछ अधिकारी नियुक्त कर देते थे। और वो उन अधिकारियों का काम क्या होता था? उन अधिकारियों का काम होता था कि जो राजा है जिसने उन्हें नियुक्त किया है उस राजा के लिए सेना तैयार करना, उस राजा के लिए घोड़े तैयार करना। जब भी उस राजा को जरूरत पड़ेगी, जब भी उस राजा को युद्ध में जरूरत पड़ेगी, तो उस समय उन्हें सेना, घोड़े सप्लाई करना। अच्छा, बदले में क्या मिलता था? जैसा मैंने कहा, एक क्षेत्र में अपॉइंट कर देते थे, मतलब वो क्षेत्र उन्हें मिल जाता था, वो भूखंड उन्हें मिल जाता था। किन्हें? सामंतों को, जहां से वो रेवेन्यू, राजस्व, ये सब प्राप्त करते थे और अपना खर्चा चलाते थे। तो सामंत, बड़ी सिंपल सी बात है कि राजा द्वारा अलग अलग क्षेत्र जो है अपने कुछ अधीनस्थ अधिकारियों को बांट दिए जाते थे। ठीक, वहां से वे लोग राजस्व प्राप्त करते थे, अपना खर्चा चलाते थे और राजा के लिए उस राजस्व के बदले सेना तैयार करते थे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो गुर्जर प्रतिहारों का जब इस देश में शासन था या भारत के अधिकांश हिस्सों पर जब वो थे तो उस समय परमार जो है वो उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक, बड़ी सिंपल बात। अब ये जो परमार हैं, अच्छा क्या होता है, जो सामंत है वो किसके लिए सेना और ये सब रख रहा है?
राजा के लिए, ठीक, जो मुख्य राजा है। अब राजा यदि कमजोर पड़ा, राजा की आने वाली पीढ़ी में कोई ताकतवर राजा नहीं है, तो ये जो सामंत होते थे ये अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ये कहते थे कि हम ना, अब जो हमारा क्षेत्र है उसके राजा हम ही हैं, हम किसी के अंडर नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर भविष्य के राजा बन जाते थे, स्वतंत्र शासन स्थापित कर देते थे। ये होता था ओवरऑल। तो जो परमार है उन्होंने भी इसी तरह का काम किया और 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा के समीपवर्ती विशाल क्षेत्रफल पर 400 वर्षों तक शासन किया। मालवा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, अब ये जो परमार थे इनकी शुरू में राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। बट इस परमार वंश में एक राजा आए बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह ने अपने शासनकाल में जो राजधानी है उसे उज्जैन से स्थानांतरित किया धार में। तब से परमारों का शासन कहां स्थापित हो गया? धार में। ठीक, धार पे आ गए हम। अच्छा, तो प्रश्न आएगा कि परमार किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। परमार ने मालवा के क्षेत्र में कब शासन किया? 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। परमार में वह कौन सा राजा था जिसने राजधानी बदल के धार स्थानांतरित की? बेरी सिंह द्वितीय ने। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी परमारों की। यह सब पता होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक प्रमुख राजा आए बागपति मुंज। बागपति मुंज वही जिन्होंने मुंज सागर झील बनवाई। बागपति मुंज वही जिन्हें या जिनके काल को परमार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। बागपति मुंज वही जिन्होंने कई विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। तो देखें, बागपति मुंज, इन्हें कवि वृष भी कहा जाता था। कवि वृष भी कहा जाता था और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया परमार वंश का। देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक जिसने एक साम्राज्य को स्थापित किया, उसकी शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, और वास्तविक संस्थापक वो जिसने उसे स्टेबिलिटी दी, जिसने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक, तो वागपति मुंज हो गए भाई साहब वास्तविक संस्थापक। और जैसा मैंने अभी बताया कि कई विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया। किस किस विद्वान को संरक्षण दिया? परिमल गुप्त को संरक्षण दिया। यही परिमल गुप्त थे जिन्होंने नव सहसांक चरित की रचना लिखी थी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने धनिक को संरक्षण दिया जिन्होंने यशो रूपावलोक लिखी। इन्होंने धनंजय को संरक्षण दिया। इन्होंने हलायुद्ध को संरक्षण दिया। हलायुद्ध जिन्होंने अभिधान रत्नमाला लिखी। और लास्ट में अमित गति को संरक्षण दिया। इतने सारे विद्वानों को संरक्षण दिया। आपको पता होना चाहिए किस विद्वान को किस राजा ने संरक्षण दिया, किस विद्वान ने कौन सी किताब लिखी। प्रश्न बन रहे हैं इस तरह के। अच्छा, परिमल गुप्त जो हैं, ये परिमल गुप्त जिन्होंने नव सहसांग चरित्र लिखी, इन्होंने देखिए क्या लिखा। परिमल गुप्त ने वागपति मुंज के पुत्र सिंधुराज के ऊपर नव सहसांग चरित लिखी थी। तो समझ रहे हैं आप, वागपति मुंज के बेटे हैं थे सिंधुराज, और सिंधुराज के ऊपर लिखी गई थी ये पुस्तक नव सहसांग चरित। तो कितने प्रश्न बनेंगे? नव सहसांग चरित्र किसने लिखी, किसके दरबार में बैठ के लिखी, और किसके लिए लिखी? ठीक, तो वागपति मुंज के दरबार में बैठ के लिखी और सिंधु राज के लिए लिखी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? देखिए, मैंने अभी बताया वागपति मुंज के शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मालवा में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। अच्छा, सिंधु राज आए भैया। मैंने बताया वागपति मुंज के पुत्र थे सिंधुराज। अब सिंधुराज ने कुछ ऐसा खास नहीं किया, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही यहां पर। अब जो सिंधुराज के पुत्र थे कौन थे? राजा भोज। जी हां, राजा भोज। हम जानते हैं धार नगरी का वह विद्वान शासक जिसने केवल विद्वानों को संरक्षण नहीं दिया, स्वयं ने भी कई किताबें लिखी अलग अलग विषयों पर। और इसके अलावा इन्होंने हर तरह की व्यवस्थाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। राजा भोज के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी। देखिए, समरांग सूत्र, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पतंजलि योग, तत्व प्रकाश, युक्ति कल्पतरु, सूत्र वृत्ति, इतनी रचनाएं अलग अलग विषयों पर। अच्छा, और जो राजा भोज के भाई थे उदयादित्य, उन्होंने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। तो दोस्तों, राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजा भोज के लिए कहा जाता है कि इन्होंने सरस्वती का मंदिर, उनकी प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज सरस्वती के पुत्र थे। राजा भोज विद्वानों के संरक्षक थे। राजा भोज के काल में धार नगरी
उन्नति की ओर अग्रसरित हो रही थी। यही कारण है कि राजा भोज के संदर्भ में कहा जाता था कि अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडितः मंडितः सर्वे भोज राजे भुवं गते। मतलब राजा भोज जब तक धरती पर हैं तो धरती को आधार मिला हुआ है, सरस्वती को आश्रय मिला हुआ है, विद्वान जो हैं, पंडित जो है वो मंडित हो रहे हैं, मतलब यशस्वी हो रहे हैं, यश को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो संरक्षण देते थे। पर जैसे ही राजा भोज का देहांत हुआ तब ये कहा गया कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजो दिवंगते। मतलब पृथ्वी अब निराधार हो गई है, सरस्वती आश्रयहीन हो गई है, पंडित जो है वो खंडित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि राजा भोज अब धरती पर नहीं है। ये थे राजा भोज। तो आगे देखते हैं साथियों, यह था पूरा परमार वंश। परमार वंश के बाद इस क्षेत्र में मालवा में किसका शासन आया? मुस्लिम सल्तनत का शासन आया। अब इसकी अपनी अलग कहानी है। देखिए, परमार हमने देख लिए, क्या क्या देखा परमार में? गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। दूसरा जो वेरी सिंह थे वो उज्जैन से धार ले आए। तीसरा बागपति मुंज वास्तविक संस्थापक थे, स्वर्ण युग कहा जा रहा है, कई विद्वानों को संरक्षण दे रहे हैं। उनके पुत्र सिंधुराज थे, सिंधुराज के पुत्र राजा भोज थे, और राजा भोज एक विद्वान आदमी। ठीक इतनी सारी रचनाएं लिखी, सबके नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। प्रश्न क्या बनेंगे, कैसे हुई, जरा देखिएगा। हुआ ये 1305 की बात है। दिल्ली में जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों 1290 से दिल्ली में खिलजी राजवंश की स्थापना हो गई थी, दिल्ली सल्तनत में 1290 से। तो 1290 से जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई, तो 1290 से 1296 96 तक वहां पर शासन किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आया 1296 से 1316 तक दिल्ली में शासन करा इसने, मतलब लगभग 20 साल। ठीक उसी दौरान इसके आधिपत्य में, इसके कंट्रोल में आ गया था मालवा क्षेत्र। अब देखिए कहानी क्या लिखा है। सन 1305 में धार और मांडू पर अधिकार करते ही, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अधिकार करते ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में मालवा क्षेत्र पूरा आ गया। ठीक, तो अब मालवा क्षेत्र पे किसका शासन है? खिलजियों का, जो दिल्ली में शासन कर रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ और कब तक रहा? मोहम्मद द्वितीय, अभी राजा आएगा, इसका चर्चा करेंगे। तब तक दिल्ली वालों के कंट्रोल में रहा मालवा। क्या हुआ था सुनिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना फिर 1401 में हुसैन खां गोरी ने की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली में 1296 से 1316। उसी दौरान 1305 में उसने मालवा क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। अब मालवा किसके पास चला गया? दिल्ली के राजाओं के पास। ठीक, अब दिल्ली में राजवंश बदले भाई। पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश आया। तो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कहां? दिल्ली में। तो जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पे शासक बना तो उस समय क्या हुआ, उसने हुसैन खां गोरी को मालवा भेजा कि जाओ यार, मालवा पे हमारा कब्जा है। कब से? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, पुराना जो राजवंश था तब के समय से। जाओ जरा देखो, तुम संभालो, तुम वहां के सूबेदार बन जाओ, प्रांतपति बन जाओ। ठीक, तो भाई साहब इस हुसैन खां गोरी, इसका एक और नाम दिलावर खां भी था, मतलब दिलावर खां उसकी उपाधि थी, उसको भेज दिया। और ये जो दिलावर खां है, ये जब मालवा आया तो इसने, जैसा मैंने अभी बताया कि राजा भेजता था जाओ वो वाला क्षेत्र तुम संभालो, कुछ समय बाद वो आदमी बोलता था अब ये क्षेत्र मेरा, मैं यहाँ का राजा, मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, मतलब स्वतंत्र हो जाता था। वही इसने भी किया। जो दिलावर खां था, इसने फिर स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कर दी कि मैं स्वतंत्र हूं। तो प्रश्न आता है कि मालवा में पहला मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां ने। कौन दिलावर खां? जिसे फिरोज शाह तुगलक ने भेजा था। कौन फिरोज शाह तुगलक? दिल्ली के तुगलक वंश का राजा। और दिल्ली वालों के पास मालवा कब आ गया था? तुगलक वंश के पहले जो खिलजी वंश था उसके अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक, अच्छा, तो भाई दिलावर खां के कंट्रोल में है। दिलावर खां ने स्वतंत्र इसकी स्थापना कर दी। ठीक, और कौन सा वंश कहलाया इसका? गौरी वंश। ठीक, तो मालवा में पहला जो मुसलमान वंश आया वो कौन सा था? गौरी वंश। शासक कौन था? दिलावर खां या हुसैन खां?
देखिए वही लिखा है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इसने धार को राजधानी बनाया। इसे मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम कला का संस्थापक कहा जाता है कि मध्ययुगीन या मध्य युग में, मध्यकाल में मालवा में मुस्लिम सल्तनत, सॉरी मुस्लिम कला कौन लाया? ऑब्वियसली यही लाएगा जो शासक था। अच्छा, फिर इसके शासनकाल में हुआ ये कि इसका एक बेटा था, बेटे का नाम था अलब खान, जिसे हम होशंग शाह के नाम से जानते हैं। उस अलब खान ने शादियाबाद के मांडू दुर्ग का निर्माण कराया। दोस्तों आज जो मांडू है उसका पुराना नाम सादियाबाद था, ठीक? तो उसका इसने निर्माण कराया। अच्छा, फिर इसी की बात करते हैं, मतलब अलब खान की, मतलब होशंग शाह की। होशंग शाह ने, जैसा मैंने कहा, दिलावर खां का पुत्र था, 1406 में गद्दी पर बैठा। होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से फिर शादियाबाद मतलब मांडू स्थानांतरित कर ली। देखिए राजधानी कितनी बार बदल गई। सबसे पहले जो परमार थे उनके समय में राजधानी थी उज्जैन, ठीक? फिर क्या हो गई थी? धार। किसने कर ली थी? बेरी सिंह ने। फिर धार चल रही है दिलावर खां तक। दिलावर खां के बेटे मतलब अलब खां मतलब होशंग शाह ने मांडू दुर्ग बनवा दिया। कहां? शादियाबाद में। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद, और अपनी राजधानी वहीं ले गया। कहां? मांडू, ठीक। फिर क्या हुआ? मांडू में होशंग शाह के मकबरे का निर्माण करवाया गया भविष्य में। किसने करवाया? अब जो अगला वंश आएगा यहां पर, देखिए पहले कौन आ चुके थे? परमार। फिर कौन चल रहा है अभी? गौरी वंश। अब जो अगला वंश आएगा उसका राजा महमूद खिलजी करवाएगा, ठीक। अच्छा, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। यह प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे बोलते हैं? होशंग शाह का मकबरा कहां है? मांडू में है। वही मांडू जिसे उसी ने बसाया था, वही मांडू जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था, वही मांडू जिसका पुराना नाम शादियाबाद है। आगे देखते हैं 1435 में क्या हुआ। इस व्यक्ति ने मतलब होशंग शाह ने नर्मदा के तट पर हमारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी, जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम है। साथियों आगे देखते हैं, होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय के बाद विजय स्तंभ भी बनवाया था। चलिए, और ये मालवा का पहला राजा था जिसने शुद्ध सोने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब इस डिटेल में हमें नहीं जाना है, मैं केवल उन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं जहां से प्रश्न बनेंगे। मांडू की स्थापना किसने की? होशंग शाह ने की। मांडू को राजधानी किसने बनाया? होशंग शाह ने बनवाया। मांडू में किसका मकबरा है? होशंग शाह का है। किसने बनवाया? महमूद खिलजी ने बनवाया, जो आगे आएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब जैसा मैंने कहा, अगला वंश मुसलमानों का जो दूसरा वंश है वो कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का पहला राजा महमूद खिलजी प्रथम। क्या किया इसने? 1436 में शासक बना मांडू का, ठीक। होशंग शाह ने इसे रेवान की उपाधि दी थी, ठीक। मांडू में इसने सतखंडी मीनार बनवाई। चंदेरी में इसने कुशक महल बनवाया। चंदेरी मतलब अशोकनगर, ठीक। पूछा जाएगा कहां किसने क्या बनवाया। इसी वंश का अगला राजा महमूद शाह खिलजी द्वितीय। अब क्या हुआ आप समझिएगा। देखिए स्टोरी बड़ी हो रही है, धार जिला भी बड़ा है, प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, रिकॉल करवाऊंगा, ध्यान देना बस। देखिए अगला है महमूद शाह खिलजी द्वितीय, खिलजी वंश का दूसरा राजा। हुआ यह कि 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहां पर अटैक कर दिया, इसके क्षेत्र पे मतलब मांडू पे, मालवा पे। पड़ोस के गुजरात के शासक ने, शासक का नाम था बहादुर शाह, कर दिया अटैक। अटैक जैसे ही किया ये भाई साहब हार गए, मतलब खिलजी वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। कब्जा किसका हो गया मालवा पे? गुजरात के शासक का, ठीक। अब गुजरात के शासक का जैसे ही कब्जा हुआ, मतलब बहादुर शाह का, उस बहादुर शाह की लड़ाई हुई हुमायूं से। अब ये हुमायूं कौन है? मुगल शासक जो दिल्ली पे बैठा था, उसकी और इस बहादुर शाह की, जो गुजरात वाला है ना जिसने मालवा को जीत लिया, इन दोनों की लड़ाई हुई। कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। तो हुमायूं ने फिर अपना एक आदमी बिठा दिया यहां पर, तो कौन बैठा? कादर शाह, ठीक। अब मालवा किसके कब्जे में? हुमायूं मतलब मुगलों के। कौन बैठा है उनका आदमी? कादर शाह बैठा है, ठीक। फिर क्या हुआ? उधर दिल्ली में हुमायूं का दुश्मन था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं के क्षेत्र मतलब मांडू पे अटैक किया, उसके आदमी कादिर शाह को हटवाया और अपने व्यक्ति को बिठाया जिसका नाम था सुआजत खां, ओके। और फिर इसी सुआजत खां का उत्तराधिकारी था उसका बेटा जिसका नाम था बायजिद खां। अब ये बायजिद खां कौन है? यही बायजिद खां है जिसे हम जानते हैं बाज बहादुर के नाम से, और ये वही बाज बहादुर है जिनका रूपमती, रानी रूपमती के साथ
प्रेम प्रसंग के किस्से चलते हैं। ये वही बाज बहादुर है जिन्होंने कई प्रकार की राग का आविष्कार किया था, संगीत प्रेमी थे, संगीत साधक थे। मतलब बाज बहादुर का शासन है अब मालवा पे, मांडू पर। बाज बहादुर, रानी रूपमती, इनका शासन चल रहा है। कौन बाज बहादुर? वाइजिद खां। कौन वाइजिद खां? सुजात खां के बेटे। कौन सुजात खां? शेर शाह सूरी का आदमी। शेर शाह सूरी हुमायूं का दुश्मन। हुमायूं मतलब मुगल। अब शेर शाह सूरी के बाद उधर कौन आया गद्दी पर दिल्ली में? अकबर। तो अकबर आया तो अब अकबर फिर अपना क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने पिताजी हुमायूं का क्षेत्र। तो अकबर अपना सेनापति भेजता है जिसका नाम है अदम खां। खैर आगे होगा, देख लेंगे। अदम खां, ये है अदम खां को। अदम खां आता है, बाज बहादुर से लड़ता है, बाज बहादुर को परास्त करता है और मालवा मांडू क्षेत्र पर अकबर का कब्जा हो जाता है। रानी रूपमती के साथ दुर्व्यवहार करता है आदम खां। यही कारण है कि रानी रूपमती जो है वो जौहर व्रत धारित कर लेती। और उसके बाद क्या हुआ, स्लाइड में नहीं, उसके बाद यह हुआ कि बाज बहादुर के समर्थन में मांडू क्षेत्र में जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो फिर से अकबर को किसी दूसरे को भेजना पड़ा कि जाओ भाई फिर से दबाओ। इस बार आया था अब्दुल्ला खां उज्बेक, वो आया था। और फिर फाइनली अकबर ने बाज बहादुर को अपने 9 रत्नों में शामिल किया था, मतलब अपने दरबार में शामिल किया था, ऊंचा पद दिया था। क्या बात है क्लियर है? ये है बाज बहादुर। और ये थी ओवरऑल ऐतिहासिक कहानी धार की। दोस्तों बहुत बड़ी कहानी थी, बहुत डिफिकल्टी होती इस सबको याद रखने में। मैंने कोशिश की कि पूरा क्लासिफाई करके मैं आपको बताऊं। एक बार दोहरा देता हूं ऊपर ऊपर की हेडिंग कि हमने क्या क्या देखा इतिहास में। साथियों हमने इतिहास में देखा सबसे पहले परमार वंश। परमार किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे परमार। क्या क्या देखा? देखिए रेखांकित करता हूं मैं। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं। हमने देखा सबसे पहले थे गुर्जर प्रतिहार। उनके सामंत थे कौन? परमार। परमारों में हमने किस किस को देखा? परमारों में हमने देखा बागपति मुंज को देखा, सिंधुराज को देखा, उसके बाद राजा भोज को देखा। ठीक, परमार हो गए कंप्लीट। ये कब तक चले? 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चले, लगभग 400 वर्ष। ठीक, फिर हमने देखा कि जो मालवा क्षेत्र है वो किसके कब्जे में चला जाता है? मालवा क्षेत्र चला जाता है 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में। खिलजी मतलब दिल्ली, ऐसे याद रखना, दिल्ली वालों कब्जे में, और रहता है दिल्ली वालों कब्जे में। फिर दिल्ली में किसका शासन आता है? FST, शॉर्ट में कहूं पूर्व नाम फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक यहां अपना एक व्यक्ति भेजता है जिसका नाम है दिलावर खां। फिर दिलावर खां के बाद उसका बेटा हुसंग शाह, इनका शासन चला। और ये क्या कहलाए? गौरी वंश। फिर इसके बाद यहां क्या आया? इसके बाद यहां फिर आया खिलजी वंश। खिलजी में कौन आया? महमूद खिलजी द्वितीय, वो लोग आए। ये चल रहा था। फिर पड़ोस के राजा, गुजरात के राजा बहादुर शाह ने अटैक कर दिया, तो ये किसके पास चला गया? गुजरात चला गया। अब गुजरात के राजा कंट्रोल है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि दिल्ली से आया मुगल हुमायूं, उसने उन्हें हरा दिया, कब्जा कर लिया। ठीक, फिर हुमायूं का जो दुश्मन था दिल्ली में शेर शाह सूरी, वो आया, उसने अपना आदमी उठा दिया। उसका आदमी था सुजात खां। सुजात खां का बेटा था वाइजिद खां, और वाइजिद खां को ही हम क्या कह रहे हैं? बाज बहादुर। तो यहां ओवरऑल किसका शासन है? बाज बहादुर का, मतलब शेर शाह सूरी के आदमी का एक तरह से। अब बाज बहादुर पर अटैक किसने किया? उधर दिल्ली में शेर शाह सूरी के बाद जो आया अकबर, उसने अटैक करवाया, आदम खां को भेजा। ये थी पूरी कहानी। ठीक, ये पूरा हमने देखा इतिहास में। और कई सारे ऐसे प्रश्न, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब दोस्तों कुछ नहीं है, भौगोलिक स्थिति हम वही चीज दोबारा देखेंगे जो हम पीछे देख चुके। क्या देख चुके? पड़ोसी जिले देख चुके। क्या कोई पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। संभाग कौन सा है? इंदौर देख चुके हैं। पठार, मालवा और एक और
नर्मदा सोन घाटी का भी हिस्सा है। देखिए वहां मैंने केवल मालवा बोला था, मालवा और नर्मदा सोन घाटी दोनों का हिस्सा है धार। दोस्तों जल प्रपात है यहाँ पर एक प्रमुख, काकरा खो, और नदी है मान नदी। आगे बढ़ते हैं। परियोजना, साथियों मान परियोजना यहाँ है 5 अक्टूबर 2006 से संचालित है। माही, जोबट मतलब चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, और बदनावर, ये सारी परियोजनाएं हैं यहां पर धार में। दोस्तों डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है धार में। ठीक, ये धार में जोवट व बाघ नदी के तट पर है, 2010 में स्थापित हुआ। इसके अलावा यहाँ एक अभ्यारण्य सरदारपुर अभ्यारण्य और एक अभ्यारण्य प्रस्तावित भी है जिसका नाम है जमुना देवी अभ्यारण्य। ये सब याद कर लेना है। इस सब के नोट्स मिल जाएंगे आपको केवीएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर। और मैं फिर दोहरा दूं, होली ऑफर चल रहा है, 25% छूट है हर कोर्स पर। ऑनलाइन जरूर ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसकी जानकारी भी नीचे दी हुई है। और आप देखें स्टोर पे जाके कि कितने कोर्स हैं, कौन से आपके काम के हैं। प्रीलिम्स में एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज डली हुई है प्री की। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री का पूरा क्रेश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा मेंस की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एथिक्स हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, पब्लिक एड हुआ, ये सारे कोर्सेज अलग अलग बने हुए डले हैं। यदि आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते, आप अकेला एथिक्स ले सकते हो, आप अकेला सोशियोलॉजी ले सकते हो। ये सारे कोर्स हैं, देखें जरूर, लाभ उठाएं। आगे देखते हैं संस्कृति। अब दोस्तों संस्कृति में क्या देखा जाता है? संस्कृति में देखा जाता है कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, कौन से पर्यटक स्थल है यहाँ पर, है ना, यही सब देखते हैं। तो उत्सव दोस्तों मांडू उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बताया संस्कृति में उत्सव के अलावा क्या देखते हैं? स्थापत्य, क्या क्या स्थान है, क्या क्या पर्यटन है। तो सीधी लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बनते हैं, नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। क्या लिखा है? मालवा स्थापत्य और उससे संबंधित तथ्य। कमाल मोला मस्जिद और लाट मस्जिद कहाँ है? धार में है। दिलावर की मस्जिद, मालिक मुगीज की मस्जिद कहाँ है? मांडू में है। शादी आबाद या मांडू, इसके बारे में होशंग शाह ने निर्मित करवाया। उत्तरी द्वार दिल्ली दरवाजा कहलाता है। जामी मस्जिद है यहाँ पर, होशंग शाह के समय में शुरू हुआ इसका निर्माण और महमूद खिलजी के समय में कंप्लीट हुआ। असरफी महल है यहाँ पर, होशंग शाह ने करवाया भाई साहब इसका निर्माण भी। इसके अलावा इतने सारे महल हैं, किसने निर्माण करवाया, सबकी डिटेल दी हुई है, याद करने का है पूरा। ये मांडू का किला देखिए, 12 प्रमुख द्वार है इसमें, विंध्याचल पहाड़ी पे स्थित है। ये सब पूरे फैक्ट हैं, आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी है दोस्तों। और फिर पूरा मांडू पे हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मांडू पे अकेले क्या लिखा है देखें, इतिहास और अजीब तथ्यों के लिए रहस्यों के मौजूद होने के कारण इसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्यों के मौजूद होने के कारण, कि इतने सारे ऐतिहासिक तथ्य, रहस्यवादी तथ्य मौजूद हैं, इसलिए क्या नाम दिया जाता है मांडू को? परित्यक्त शहर। ठीक, धार जिले में भाई साहब स्थित है। मांडवगढ़ इसका पूरा नाम। अच्छा, मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी था। ठीक, ये भी ठीक है। यहां काल का मंदिर है भाई, इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया। और मांडू की स्थापना भी हमने पीछे देखी, होशंग शाह गोरी। देखिए वही सब रिपीट हो रहा है। बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रणय गाथा, प्रेम प्रसंगों के लिए जाना जाता है। होशंग शाह का मकबरा है यहाँ पर। ठीक, और यह पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली इमारत माना जाता है। और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ये सारे तथ्य हैं, आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। मांडू में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, सबके नाम दिए हुए हैं और सब इंपॉर्टेंट है और पूरा तथ्यात्मक है। ये याद करना है आपको, नोट्स निकालवा लेना बहुत जरूरी है। पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। साथियों, एक जिला एक उत्पाद, आप जानते हैं कि शासन द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। मांडू से धार से बाघ प्रिंट शामिल है, इस तरह का होता है। प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, डीडी देवलालीकर मतलब दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जी। इनका जन्म धार के निकट बिड़वाल में हुआ। ये एक चित्रकार थे। इन्हें मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष कहा जाता है। कितने सारे प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, डीडी देवलालीकर जी किस विधा से संबंधित थे? तो चित्रकारी से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो धार से संबंधित है। और इन्हें अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों,
मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो भाजपा के पितृ पुरुष माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ रहे, इनका संबंध भी धार से है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं साथियों। विगत कई वर्षों के यदि आप पेपर उठा के देखें तो आपको इस तरह के प्रश्न दिखेंगे। कोई व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, किस जिले के हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अन्य तथ्य देखें, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म कहां पर है? धार जिले के खेड़ा गांव में। ठीक, जो पीतमपुर है धार में ही, वो मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, पिछले लेक्चर में भी बताया था और 5-6 बार और बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां अलग अलग जगह पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार जो है इस प्रयास में, इस क्रम में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित करा चुकी है और मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो संख्या भी पता होनी चाहिए किसने कितने स्थापित किए। और इन दोनों ने ही, मतलब मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिस एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र को धार में स्थापित किया उसका नाम है पीथमपुर। ठीक, अच्छा, धार जिले में विश्व स्तरीय टेस्टिंग ट्रे की परियोजना लागू की गई। फार्मा कॉम्प्लेक्स है यहां पर, राजा देवी सिंह डही दरबार बैडमिंटन हॉल है यहां पर, कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान यहां पर है। इसके अलावा लोकसभा में मध्य प्रदेश के एसटी के लिए जो 6 स्थान आरक्षित हैं, देखिए मैं फिर दोहरा दूं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे मतलब 2024 में, तो मध्य प्रदेश के कुल 6 स्थान ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। कौन से हैं वो 6 स्थान? शहडोल, मंडला, धार, रतलाम, झाबुआ एक हो गया, फिर खरगोन और बैतूल। तो धार भी उन 6 में शामिल है। दोस्तों अगला देखते हैं, भूसी आधारित संयंत्र। भूसी आधारित संयंत्र कहां है? धार के जादूखेड़ा में है। साथियों, यहां प्रमुख फसल होती है सोयाबीन। प्रमुख पशु जो यहां पाए जाते हैं वो है बकरी, घोड़े, खच्चर, ये सब यहां पाए जाते हैं। प्रमुख जनजाति जो यहां होती है वो है भील। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पाई जाती है? तो वो धार में। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। ठीक, इसके अलावा पोषण आहार संयंत्र है यहां पर, निर्यात संवर्धन पार्क है एक्सपोर्ट के लिए, कहां? पीथमपुर में। और विश्व स्तरीय टेस्टिंग सेंटर परियोजना भी धार में स्थापित की जा रही है। ये थे धार से संबंधित कुछ अन्य जरूरी तथ्य। दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई गलती लगी हो, कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। आगे भी हम बचे हुए जिले इसी तरह से आपके लिए लाते रहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न बन सकते हैं उससे संबंधित हर बिंदु को इसमें समाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।